चलो, तो कल हम लोगों का कहां तक हो गया था बेटा? कल हम लोग कहां तक लेक्चर लिए थे अपना? सब वेज ऑफ चार्जिंग पढ़ रहे थे। वेज ऑफ चार्जिंग में भी कोई स्पेसिफिक जगह था, बताओ? चार्जिंग बाई कंडक्शन। और चार्जिंग बाई कंडक्शन की शर्त क्या है कि जो चार्ज करना है और जो चार्ज हो गया, जो चार्ज है, दोनों का क्या होना जरूरी है? कंडक्टर। बात समझ में आई कि नहीं? हेलो हेलो। हाँ सर। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, ये भी उसी प्रॉपर्टी पे एक्ट करेगा। इसके पास मान लो Q1 चार्ज है, इसके पास मान लो Q2 चार्ज है, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, दोनों कंडक्टर हैं, बोथ आर कंडक्टर्स। This is also conductor and this is also conductor. This is of radius R2 and this is of radius R1. Okay, both are conductors. This is also conductor and this is also conductor. फिर दोनों को आपस में कुछ यूं मिला दिया गया, आपस में लाके सटा दिया गया, ठीक है? और फिर सटाने के बाद फिर इनको अलग अलग कर दिया गया, ठीक है? तो जब इनको अलग अलग कर दिया गया तो उस कंडीशन में इसके पास अब कितना चार्ज होगा इस पूरे सिस्टम के पास? बोलो बेटा, इस पूरे सिस्टम के पास कितना चार्ज होगा? बोलो। इस पूरे सिस्टम के पास कितना चार्ज होगा बेटा? Q1 plus Q2. एब्सोल्युटली करेक्ट। इस पूरे सिस्टम के पास जो चार्ज होगा वो होगा Q1 प्लस Q2। यहां तक तो बात सबकी सही निकल गई भाई, यहां तक ठीक है। अब आगे बढ़े। अब अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब इनको अलग करेंगे तो क्या होगा? बोलो। हेलो। जब इनको अलग करेंगे तो क्या होगा? क्या वापस से ये Q1 चार्ज ले लेगा कि कुछ और चार्ज लेगा? बोल बेटा। अब यहां पे चार्ज आ जाएगा Q1 डैश और यहां पे चार्ज आ जाएगा Q2 डैश। ये बात समझ आ गई? लेकिन चूंकि ये इस सिस्टम से सेपरेट हुआ है, वो जो कल लड़कों वाला एग्जाम्पल दिए थे ना, तो उस लड़के वाले एग्जाम्पल को समझो। जब सारे बच्चे एक साथ मिलके फिर अलग अलग होंगे तो सबके पास पैसा बराबर जाएगा। याद आ रहा है कि नहीं? यानी कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो यहां का होगा सिग्मा, और यहां का जो होगा सिग्मा डैश, और यहां का जो होगा सिग्मा डबल डैश, ये सब बराबर होगा। बात सही? तो सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा डैश इज इक्वल टू सिग्मा डबल डैश। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दोनों पे बराबर आएगा, तीनों पे, क्योंकि ये एक होके फिर अलग अलग हुए हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं बेटा? हेलो हेलो, बोल भाई। यस सर। तो Q1 अपॉन Q2 4 पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज इक्वल टू Q1 डैश अपॉन 4 पाई R1 स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 डबल डैश अपॉन 4 पाई R2। 4 पाई गेट कैंसिल, तो Q1 डैश की वैल्यू कितनी हो गई?
Q1 plus Q2 dot R1 square upon R1 square plus R2 square. Similarly Q2 डबल डैश की वैल्यू कितनी हो गई? Q1 प्लस Q2 अपॉन 4 पाई तो कैंसिल हो जाएगा, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर होल मल्टीप्लाइड बाई R2 स्क्वायर। समझ में आई बात कि नहीं आई बेटा? हेलो, समझ में आई बात? हेलो, नोट करो, जल्दी से नोट करो। नोट कर लिया बेटा? हेलो, हाँ सर। चलो अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, टू कंडक्टिंग spheres of radius 5 centimeter and 10 centimeter having charge 5 microcoulomb and minus 12 microcoulomb are brought into contact and then separated. ठीक है? Then find. Question number 1. Charge on both spheres. Question number 2. Gain and loss of charge on both spheres. चलिए करिए आप लोग। तो हम करें कि करोगे? हेलो विजय, विजय चलो बताते हैं हम, ध्यान से समझना। ये एक हो गया 5 का और दूसरा हो गया 10 का। ठीक है, 5 पे कितना चार्ज है बेटा? ये 5 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर। इस पे कितना चार्ज है भाई? 5 माइक्रोकूलम। और इस पे कितना चार्ज है? -12 माइक्रोकूलम। फिर दोनों को आपस में कांटेक्ट में लाया गया। फिर कांटेक्ट में लाने के बाद फिर दोनों को अलग अलग कर दिया गया।
ठीक है। कांटेक्ट में लाने के बाद दोनों को फिर क्या कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया। थोड़ा सा हम इसको इधर शिफ्ट करते हैं। क्या बात है भाई, अब 2 मिनट में, 5 मिनट में आइए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो अब इसके ऊपर चार्ज आ गया Q1 डैश और इसके ऊपर चार्ज आ गया Q2 डबल डैश। तो फॉर्मूला लगा के बता दें कि पूरा एक्सप्लेन करें? हेलो हेलो। तो होगा क्या कि यहां का डिस्ट्रीब्यूशन, यहां का डिस्ट्रीब्यूशन और यहां का डिस्ट्रीब्यूशन, तीनों डिस्ट्रीब्यूशन बराबर होंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा? हेलो दिव्या, हाँ सर। समझ में आ रहा है बेटा? आ रहा सर। तो आंसर निकाल लिया तुमने? विजय, विजय, प्रतीक्षा, प्रतीक्षा, यस सर। समझ में आ रहा है बेटा? हाँ सर। तुमको निकिता बेटा? हाँ सर। चल कोई बात नहीं, तो सीधे फॉर्मूला ही लगा देते हैं कि एक्सप्लेन कर दें। एक्सप्लेन वही है कि जैसे इनको जोड़ा जाएगा तो सब पे चार्ज बराबर बढ़ जाएगा, और फिर जैसे अलग अलग करा जाएगा तो चार्ज तो सब पे अलग अलग होगा, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन का जो रेशियो होगा वो सब पे एक बराबर होगा। तो Q1 डैश इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर होल मल्टीप्लाइड बाई R1 स्क्वायर। क्यों बेटा? तो Q1 प्लस Q2 कितना हो गया? -7 माइक्रोकुलम। यही हुआ ना बेटा? Q1 प्लस Q2। हेलो, हाँ यस सर। सर। अपॉन 125 इंटू 10 टू द पावर -4 डॉट, ये कितना हो गया? समझ में आई बात कि नहीं बेटा? हेलो, हाँ सर। तो समझ में आई बात सबको? ये और ये कैंसिल, और ये कितने बार में? 5 टाइम्स। तो -7/5 माइक्रोकुलम, दैट इज -1.4 माइक्रोकुलम। सिमिलरली अगर हम Q2 डैश की चर्चा करें तो ये कितना होगा? Q1 प्लस Q2 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर होल मल्टीप्लाइड बाई R2 स्क्वायर। तो -7 माइक्रोकुलम अपॉन 125 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू 100 इंटू 10 टू द पावर -4। 25 4 जा 25 5 जा, तो कितना हो जाएगा ये बेटा? हेलो,
हाँ सर। सही है। कैलकुलेशन गलत है, कैलकुलेशन गलत है। 0.56 आएगा ना? हाँ हाँ सर, गलत है, गलत है, माइनस गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, सॉरी। 5.6 माइक्रोकुलम। कोई डाउट? 0.56, 5.6। यही आएगा ना बेटा? सर हाँ सर। अब चार्ज गेन करा कौन, लॉस करा कौन, ये बताइए आप लोग। गेन कौन करा, लॉस कौन करा? Q2 डबल डैश गेन। हाँ बेटा, नीचे इरेज करें, नीचे इरेज करें बेटा। हाँ सर। चलो, तो बताओ गेन किसने करा, लॉस किसने करा? बड़ा सिंपल सवाल है बेटा, ये तो बहुत बड़ी बात है नहीं, ये तो सिंपली तुम लोग बता सकते हो। गेन किसने करा, लॉस किसने करा? सर Q1 लॉस किया और Q2 गेन। हाँ, Q1 जो है, तो Q1 लॉस नहीं करा, मतलब स्फीयर 1 लॉस द चार्ज और स्फीयर 2 गेन द चार्ज। कैसे गेन करा बेटा? इसके पास पहले कितना था, स्फीयर 2 के पास पहले कितना था? -12 अब कितना आ गया, -5, तो इसकी वैल्यू बढ़ गई ना बेटा। तो गेन इज इक्वल टू क्या होगा, फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज, चार्ज फाइनल माइनस चार्ज इनिशियल। तो फाइनली इसके पास चार्ज कितना है, -5.6, और इनिशियली इसके पास कितना था, बोलो? -12 माइक्रोकुलम। कितना आया बेटा, कितना आया? सिक्स पॉइंट फोर 6.4। अच्छा, लॉस के लिए क्या होगा, चार्ज इनिशियल माइनस चार्ज फाइनल। तो चार्ज इनिशियल इसके पास कितना था बेटा, शायद 5 ना? कितना था बेटा, 5 ही था ना? हाँ सर। माइनस -1.4, तो कितना आ गया, 6 माइक्रोग्राम। यानी कि जितना इसने लॉस करा उतना इसने गेन करा। सर 6.4। हाँ 6.4, सॉरी, जितना इसने लॉस करा उतना इसने गेन करा, यानी कि लॉस ऑफ चार्ज इज इक्वल टू गेन ऑफ चार्ज। क्लियर है कि नहीं? कोई डाउट किसी को? हेलो, नहीं सर। जल्दी कर लो। अब आगे बढ़े बेटा। यस सर। अब क्या कहते हैं, ध्यान से समझना। इफ
both the spheres, conducting spheres, लिख दें कि समझ जाओगे? सेम साइज. If both the conducting spheres are of same size, then they will have same amount of charge after separation. That is half of the total charge. बात समझ कि नहीं? If both the spheres are of same size, then they will have same amount of charge after separation. That is half of the total charge. Are you getting my point? What I mean to say or not? Hello? Hello? So Q1 dash, Q1 plus Q2 upon R1 square plus R2 square whole multiplied by R1 square. And as I have told you earlier, that R1 is equal to R2 is equal to, let us, equal to R. Is it clear? So Q1 plus Q2 upon 2R square dot R square, this and this cancelled. तो Q1 dash की वैल्यू कितनी आ गई? Q1 plus Q2 whole upon 2, that is half of the total charge. Are you getting a point? Similarly, Q2 dash, Q1 plus Q2 upon R1 square plus R2 square whole multiplied by R2 square. As I have told you earlier that R1 is equal to R2 is equal to R. So this can be written as so Q2 dash is equal to Q1 plus Q2 upon 2. Is it clear or not? समझ में आई बात की नहीं बेटा? हेलो? हाँ सर. Note it. नोट कर लेना तो बताना बेटा. हो गया सर. चलो आगे बढ़ते हैं. अब चार्जिंग बाय इंडक्शन. ठीक है? तो चार्जिंग बाय इंडक्शन के लिए बहुत ऐसा कुछ शर्त नहीं है कि वो कंडक्टर हो चाहे इंसुलेटर हो. ठीक है? चार्जिंग बाय कंडक्शन के लिए इट मे बी कंडक्टर, इट मे बी इंसुलेटर. बात समझ ऐसी. लेकिन चार्जिंग बाय कंडक्शन के लिए शर्त है इट मस्ट बी कंडक्टर. इसमें कोई ऐसा शर्त नहीं है कि इट इज कंडक्टर और इट इज इंसुलेटर. ऐसा कोई शर्त नहीं है. तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं. मेरे पास ये एक न्यूट्रल बॉडी है. तो व्हाट इज द सेंस ऑफ न्यूट्रल बॉडी? दैट इट हैज नो चार्ज और इट हैज इक्वल एंड अपोजिट चार्ज of same amount. क्या होगा बोलो? What is the sense of neutral body? Equal. Equal and opposite charge of same amount.
कोई डाउट? इसका और इसके ऊपर नेट चार्ज 0 है। अब क्या करा हमने दूसरे स्टेट में कि ये जो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज ऑफ सेम अमाउंट का चार्ज था, इसके बगल में हमने एक चार्ज रॉड रख दिया। तो चार्ज रॉड रख दिया तो ये चार्ज रॉड क्या करेगा बेटा? अपनी तरफ नेगेटिव चार्ज को बुला लेगा। और पॉजिटिव चार्ज को दूर भेज देगा। कुछ ऐसा ही होगा ना बेटा? हेलो हेलो, Yes. ऐसा क्यों होगा? ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ऐसा होने का कारण क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब हम क्या करेंगे कि इसी कंडीशन में रखे रखे हम इसे अर्थ-एंड कर देंगे। तो जब अर्थ-एंड करेंगे तो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज अर्थ-एंड हो जाएगा। और सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज अर्थ-एंड क्यों होगा ये पहले बताओ? नेगेटिव चार्ज क्यों नहीं अर्थ-एंड होगा? नेगेटिव चार्ज क्यों नहीं अर्थ-एंड होगा? क्यों पॉजिटिव चार्ज अर्थ-एंड होगा बेटा? नेगेटिव क्यों नहीं अर्थ-एंड हुआ? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा है। नहीं बेटा, क्योंकि इस नेगेटिव चार्ज को ये पॉजिटिव चार्ज होल्ड करके रखा हुआ है। अब बात समझ में कि नहीं? इस नेगेटिव चार्ज को ये पॉजिटिव चार्ज होल्ड करके रखा हुआ है, इसलिए ये अर्थ-एंड नहीं हो पाएगा। बात समझ कि नहीं? कोई डाउट? हेलो, कोई डाउट बेटा? नहीं सर। अब केस 3 के बाद हम दो केस बनाएंगे, 4A 4B, इसमें समझा जाएगा। तो केस 4A की चर्चा करते हैं। तो केस 4A में हमने रॉड हटा लिया लेकिन अर्थिंग नहीं तोड़ी। रॉड हटा लिया लेकिन अर्थिंग नहीं तोड़ी हमने। यह हो गया 4A। और केस 4B में रॉड हटा लिया लेकिन हमने अर्थिंग को तोड़ दी। तो दोनों केस में क्या होगा अब समझ लो। तो यहां पे इस नेगेटिव चार्ज के अर्थ-एंड होने का कारण क्या था? अरे सॉरी, अर्थ-एंड ना होने का कारण क्या था बताओ? बोलो। यहां पे इस नेगेटिव चार्ज के अर्थ-एंड ना होने का कारण क्या था? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट दिस नेगेटिव चार्ज डजंट गेट अर्थ-एंड? Move it towards stable. Due to this positive charge, Yes. because this positive charge holds this negative charge. तो अगर इस पॉजिटिव चार्ज को हम हटा दे, रिमूव कर दे, तो जो इसको होल्ड करके रखा था वो कॉज तो खत्म हो गया। क्यों भाई? हेलो। हाँ सर। तो ये नेगेटिव चार्ज भी अर्थ-एंड हो जाएगा और ये वापस से न्यूट्रल हो जाएगा। बात समझ कि नहीं? ये वापस से न्यूट्रल हो जाएगा, यानी कि फिर ये इस स्थिति में आ जाएगा, वापस से न्यूट्रल हो जाएगा।
समझ में आई बात कि नहीं? लेकिन जब इसकी बात करेंगे तो जैसे ही हमने रॉड हटा दिया और इसको डीअर्थेंड भी कर दिया, अर्थिंग इसकी तोड़ दी हमने, तो अब ये निगेटिव चार्ज अर्थेंड नहीं हो पाएगा और ये इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बात समझ आई? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और ये कंडक्टर है, अगर कंडक्टर होगा तो ये सारी चीजें बड़ी स्मूथली होगी। इंसुलेटर होगा तो काफी स्मूथली नहीं हो पाएंगी, क्योंकि इंसुलेटर में चार्ज क्या होता है? एक्युमुलेट होता है। बताया था कि नहीं बताया था? परसों या कल के क्लास में बताया था ना कि इंसुलेटर्स में चार्ज एक्युमुलेट हो जाते हैं, लेकिन कंडक्टर में चार्ज फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो ये कार्यक्रम थोड़ा स्मूथली होगा अगर ये कंडक्टर होगा। तो इंसुलेटर होगा तो इसको होने में थोड़ी सी परेशानी आएगी, थोड़ा ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी। ये बात समझ में आई कि नहीं बेटा? हेलो हेलो हेलो, हाँ सर। कर लो जल्दी से। तो ये जो बॉडी पहले न्यूट्रल था, अब ये क्या हो गया? ये न्यूट्रल से किस स्थिति में आ गया? चार्ज। चार्ज्ड। क्या किसी बॉडी से इसको टच कराना पड़ा कहीं? नहीं। तो दिस इज नोन एज चार्जिंग बाय इंडक्शन, यानी वी आर चार्जिंग दिस बॉडी विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? इज इट क्लियर? Yes, sir. Note it. नोट कर लेना तो बताना। डाउट? हो गया सर। हो गया बेटा? अच्छा, दूसरी इसमें अगर ये इंसुलेटर है तो थोड़ा सा, सॉरी कंडक्टर है तो एक और गड़बड़ है। ये चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा सरफेस के ऊपर, इसको सुधार लो जरा। अगर ये कंडक्टर है तो ये चार्ज सारा का सारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा सरफेस के ऊपर, ठीक है? कुछ इस तरह। ओके, एनी डाउट टू एनीबॉडी बेटा? आगे बढ़ा जाए? हाँ सर। चल अब आगे बढ़ते हैं। चार्जिंग बाय रबिंग। हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा? चार्जिंग बाय रबिंग। तो चार्जिंग बाय रबिंग से पहले एक वर्ड तुम लोग को बता दें हम, तब जाके इसको हम बताने की कोशिश करेंगे चार्जिंग बाय रबिंग क्या था। अच्छा, इसके लिए क्या होना चाहिए कि बोथ दी बॉडीज मस्ट बी इंसुलेटर। इसमें शर्त है कि दोनों बॉडीज का इंसुलेटर होना जरूरी है, ठीक है? अब हम लोग बात करने जा रहे हैं चार्जिंग बाय रबिंग के बारे में। तो इसके बारे में कुछ विशेष बातें बता दे। पहले एक वर्ड यूज कर लें, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन पता है क्या होता है? एनीबॉडी नोज अबाउट वर्क फंक्शन? विजय? विजय? नहीं सर। कोई बात नहीं।
नम्रता तुमको पता है? नम्रता, क्या सर? वर्क फंक्शन क्या होता है तुमको पता है? चल कोई बात नहीं। सर वैक्यूम करते हो हाँ सॉलिड बेटा, बॉडी के लिए। क्या बोला? सर सॉलिड बॉडी से इलेक्ट्रॉन हटा के वो वैक्यूम करते हैं। वैक्यूम? वैक्यूम कहां से आ गया मेरे भाई? वर्क फंक्शन के बारे में समझ लो। द एनर्जी required by electron to get out of its atom. The energy required by electron to get out of its atom. अपने एटम से बाहर निकलने के लिए इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी चाहिए उसी को हम लोग कहते हैं वर्क फंक्शन। बात समझ? एंड यूजुअली इट इज डिनोटेड बाय सिंबल phi. Usually it is denoted by symbol phi. बात सुनाई कि नहीं? हेलो हेलो, समझ में आई बात कि नहीं बेटा? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये हमने दो अलग अलग बॉडीज ले ली, दो अलग अलग मटेरियल ले लिया और दोनों इंसुलेटर हैं। इसका नाम ए है, इसका नाम बी है। और ए इज रब्ड on the surface of B. Due to friction, heat will be generated and this heat will be absorbed by the electrons on the common surface of A and B. बस में ही कोई डाउट? समझ में आई बात कि नहीं बेटा? यहां तक बात समझ? अंग्रेजी में जो लिखे हैं वो समझ में आई कि हिंदी में एक्सप्लेन करें? आए सर। जब ए को हमने बी पे रब करा तो फ्रिक्शन के कारण इसमें हीट जनरेट होगा और वो हीट जो है ए और बी के सामने वाले सरफेस पे, यानी जो कॉमन सरफेस है, यानी कि इस रीजन में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स इस हीट को गेन करेंगे। बात सुनी? वो इलेक्ट्रॉन्स इस हीट को गेन करेंगे। तो जब हीट को वो गेन करेंगे तो उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। तो एनर्जी बढ़ जाएगी तो सरफेस छोड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी गेन करते हैं तो तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि वो अपने सेल से बाहर निकल जाता है, एटम से बाहर निकल जाता है। ये सब केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर में, है कि नहीं? तो एनर्जी जब वो गेन करके अपने सरफेस को छोड़ेगा तो दूसरे सामने वाले के सरफेस पे आ जाएगा। तो माना कि वर्क फंक्शन ऑफ ए इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन ऑफ बी, यानी कि ए को ज्यादा हीट की जरूरत पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए। तो पहले इलेक्ट्रॉन कौन रिलीज कर देगा? पहले इलेक्ट्रॉन कौन रिलीज करेगा? बी। बी इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। तो अगर बी इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा तो इस स्थिति में बी पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेगा और ए के पास इलेक्ट्रॉन की
बहुलता हो जाएगी और ए नेगेटिव चार्ज कर लेगा। और अगर वर्क फंक्शन बी का ज्यादा हो जाता है किससे? वर्क फंक्शन ए से। यानी कि ए को इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के लिए कम एनर्जी चाहिए, तो ए तुरंत इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। तो जैसे ही ए तुरंत इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, ए पे नेगेटिव चार्ज ए पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और बी पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। बात नहीं समझ में आई? हेलो हेलो, आई सर। कोई डाउट? नहीं। क्लियर है? अच्छा, और अगर दोनों का वर्क फंक्शन बराबर होता तो तब इस स्थिति में इसका चार्ज्ड होना मुश्किल हो जाता। समझ में आई बात कि नहीं? एक क्वेश्चन आया था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, कि अगर ए और बी दोनों का फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0 है तो क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0 तो फ्रिक्शन होगा ही नहीं। जब फ्रिक्शन होगा ही नहीं तो हीट जनरेट होगा ही नहीं, और जब हीट जनरेट होगा ही नहीं तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगी ही नहीं, और इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगी नहीं तो आपको ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी नहीं होगा। समझ में आई बात कि नहीं आई बेटा? हेलो, हाँ सर। कोई डाउट किसी को? आगे बढ़े। यहां तक किसी को डाउट बेटा? नो सर। चलो नोट करो जल्दी से, नोट करके बताना कि नोट कर लिया हमने। हो गया सर। चलो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कूलाम्स लॉ। क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा? कूलाम का यही स्पेलिंग होता है ना, देख लो जरा। आज तक हमने कूलाम की स्पेलिंग याद नहीं करी है। कूलाम की यही स्पेलिंग होती है ना बेटा, कूलाम्स। हेलो, हाँ सर। चलो तो कूलाम्स लॉ क्या कहता है, ध्यान से समझना। When two charges, बल्कि टू चार्जेस के आगे एक वर्ड यूज करना पसंद करेंगे हम, पॉइंट। When two point charges are separated by distance r, then they experiences a mutual force। यहां पे म्यूचुअल फोर्स which is proportional to product of charges and inversely proportional to square of distance between them। बात समझ आई? हेलो हेलो, बात समझ आई बेटा? बोल भाई। आई सर। चलो तो माना कि
दिस इज चार्ज Q1 एंड दिस इज चार्ज Q2 और इनके बीच की दूरी R। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 and inversely proportional to R. This is mathematical presentation of Coulomb's law. Is it clear? Is it clear, beta? Hello? अच्छा, फोर्स के ऊपर अगर हम एरो लगा दे तो आई एम टॉकिंग अबाउट वेक्टर, और फोर्स के ऊपर अगर हम एरो नहीं लगाते इट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट स्केलर, एंड स्केलर इज द मैग्नीट्यूड एंड मैग्नीट्यूड विल नेवर बी नेगेटिव। ये सब पता है ना आपको? बोलो बेटा। हाँ सर। अब एक काम की बात, तो प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में बदलने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है बेटा? कांस्टेंट। कांस्टेंट। तो F इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्यों भाई? कोई डाउट? एंड दिस K इज व्हाट बेटा? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। अब काम की बात समझना, the value of K depends on nature of separating medium between Q1 and Q2। बात समझ कि नहीं? हेलो? Yes. हाँ, मतलब कि Q1 और Q2 के बीच में क्या है? Q1 और Q2 के बीच में हवा है, Q1 और Q2 के बीच में पानी है, Q1 और Q2 के बीच में कागज है, Q1 और Q2 के बीच में लकड़ी है, Q1 और Q2 के बीच में रबर है। इस बात पर डिपेंड करेगी K की वैल्यू। बात नहीं समझ में आई? अब तुम लोग पूछोगे कैसे, तो तुम लोग एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट बताते हैं। बचपन में तुम सबने मैग्नेट से खिलवाड़ किया होगा, कोई ऐसा बंदा ना होगा जो बचपन में मैग्नेट से खिलवाड़ नहीं किया हुआ है? कोई ऐसा? हमें नहीं लगता कोई ऐसा होगा। कोई है भाई? क्यों बच्चों? कोई ऐसा है जो बचपन में मैग्नेट से नहीं खिलवाड़ किया है? तो हाथ उठा के बताए भाई। हेलो? ऐसा कोई नहीं है। तो सबने जब मैग्नेट से खिलवाड़ किया होगा तो तुम लोगों ने देखा होगा कि ये एक मैग्नेट है और ये एक मैग्नेट है, इनके बीच में एक वुडन ब्लॉक रख दो। ये एक मैग्नेट है और ये एक मैग्नेट है, इतनी ही मोटी इनके बीच में एक नोटबुक रख दो। ये एक मैग्नेट है और ये एक मैग्नेट है, और इनके बीच में इतनी मोटी एक आयरन शीट रख दो। दोनों की सबकी मोटाई बराबर होनी चाहिए ताकि R हमें कांस्टेंट मिले। दिस इज R हमारा सेम हो सबके लिए। ये वुडन ब्लॉक है, ये नोटबुक है, और ये आयरन शीट है। ठीक है, तो तुम बताओ सबसे ज्यादा मैग्नेट के बीच में फोर्स कहां एक्सपीरियंस होगा? क्या सब में एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा कि अलग अलग? पहला सवाल तो ये है मेरा। कभी किए हो? नहीं किए हो तो आज जाके बाजार से मैग्नेट खरीद के करना, और जिसने किया है वो बताए सबसे मजबूत फोर्स तुम्हें कहां मिलेगा बेटा? हेलो? Iron से। आयरन से। और सबसे वीक फोर्स कहां मिलेगा? सबसे वीक फोर्स कहां मिलेगा? बोलो। वुडन ब्लॉक। वुडन ब्लॉक में सबसे वीक फोर्स। मतलब कि फोर्स मैग्नेटिक जो है ये भी डिपेंड करता है किसके ऊपर? नेचर ऑफ सेपरेटिंग मीडियम के ऊपर। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे।
तो ये हमने छोटा सा एग्जांपल दिया तुम लोग को ये समझाने के लिए कि फोर्स बिटवीन द चार्जेस जो है वो इन बात पे तो डिपेंड कर ही रहा है कि दोनों चार्ज क्या है, दोनों के बीच की दूरी क्या है, प्लस इस बात पे भी डिपेंड कर रहा है कि दोनों का सेपरेटिंग मीडियम क्या है। इज इट क्लियर और नॉट? हेलो, हेलो, Yes, sir. नोट कर लो। नोट कर लिया बेटा? Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो k है, k की वैल्यू होती है 1/4 एप्सिलॉन m। अब एप्सिलॉन m क्या बला है तो पहले ये बताते। इस सिंबल को हम लोग क्या नाम देते हैं बेटा? इस सिंबल को क्या नाम देते हैं? थीटा। पता है कि नहीं? हेलो, हाँ सर। इस सिंबल को क्या नाम देते हैं? पाई। पता है कि नहीं? इस सिंबल को क्या नाम देते हैं? बोलो। अल्फा। Alpha. अल्फा। इस सिंबल को क्या नाम देते हैं? नहीं पता? बोलो हाँ या ना। एटा। और इस सिंबल को नाम देते हैं एप्सिलॉन। एप्सिलॉन शुद्ध वर्ड है, लेकिन चूंकि हम यूपी के रहने वाले हैं तो हमसे एप्सिलॉन हम नहीं बोलते, एप्सिलॉन ही बोलते हैं, क्योंकि वही छोटों से बचपन से वो सुनते आए हैं तो एप्सिलॉन ही मुंह से निकलता है, लेकिन इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। तो ये हो गया एप्सिलॉन, ठीक है। तो एप्सिलॉन एम, एम उसका सब्सक्रिप्ट है, इसका मतलब क्या होता है अभी बताएंगे। तो इस सिंबल को एप्सिलॉन कहते हैं। उसी तरह इस सिंबल को क्या बोलते हैं? बोलो विजय। ओमेगा। ओमेगा Oh, एंड सो ऑन। इसको अल्फा हम लोग बोलते हैं, अल्फा नहीं होता, अल्फा होता है, अल्फा। शुद्ध आती जरूर है लेकिन शुद्ध बोल नहीं पाते क्योंकि आदत नहीं है। खैर, तो k की वैल्यू हो गई 1/4 एप्सिलॉन सबस्क्रिप्ट m। तो एप्सिलॉन सबस्क्रिप्ट m जो है ये रिफ्लेक्ट करती है एक फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम लोग नाम देते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। ये किस बात को रिप्रेजेंट करती है बेटा? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ सेपरेटिंग मीडियम। ये बात समझ में आई कि नहीं? हेलो, हेलो, यहां तक समझ में आई बात बेटा? yes, sir. जल्दी नोट करो। तो ऊपर वो ये रेड कलर की राइटिंग्स को मिटा दी जाए, रेड कलर की राइटिंग्स को मिटा दी जाए बेटा। हाँ सर। चलो, नम्रता आज प्रियंका नहीं आई है क्या? नम्रता, अब बता भाई ओमकार। तो फोर्स
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर डॉट क्या होगा, जल्दी बोलो, क्या होगा, 4 पाई एप्सिलॉन m। ये किसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी हमने, k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। समझ में आ रही बात कि नहीं बेटा? हेलो, हाँ सर। हाँ, ये हमने किसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, k की। अब जरा इसको टेक्निकली और समझ लेते हैं जरा बेहतर तरीके से। अगर मान लिया जाए कुछ ऐसा कि Q1 और Q2 के बीच में पानी भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, पानी, ठीक है, बोथ आर सेपरेटेड बाय वाटर। तो इस केस के लिए जो F आवेगा वो आएगा Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन वाटर, यानी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वाटर डॉट R स्क्वायर। इज इट क्लियर? अगर ये वाटर है तो समझ में आई बात कि नहीं? हेलो हेलो, समझ में आ रही बात कि नहीं बेटा? यस सर। चलिए, अब अगर इनके बीच में हमने माना कि वुडन ब्लॉक रख दिया है, वुडन ब्लॉक रख दिया है, इसको W डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस केस के लिए जो फोर्स होगा वो होगा Q1 Q2 अपॉन 4 पाई इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी फॉर वुडन डॉट R स्क्वायर। बात नहीं समझ में आई? हेलो हेलो, समझ में आ रही बात कि नहीं बेटा? हाँ सर। और अगर मान लेते हैं कुछ ऐसा कि इनके बीच में हमने आयरन रख दिया, इनको सेपरेट कर दिया हमने आयरन से, तो इस केस में F इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ आयरन डॉट R स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ आयरन क्या होता है बताओ? अब कोई ये ना कहना सर आपने नहीं पढ़ा है, ये बात हमने पढ़ाया है, कल के नोट्स में देखो, कल हमने पढ़ाया है ये बात। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी फॉर आयरन हमने कितना लिखाया था, देखो विजय, विजय, हेलो, हाँ सर। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी फॉर आयरन हमने कितना लिखाया था? पहले ये बताओ लिखाया था कि नहीं लिखाया था? शायद नहीं लिखा है। नहीं लिखाया था, शायद वर्ड से तुम नहा के चक्कर में पड़े ना, के चक्कर में पड़े। बहुत टेक्निकल जवाब दिए, बहुत बढ़िया, शाबाश। दिव्या तुम्हारा क्या मानना है, बताया था कि नहीं बताया था? इन्फिनिटी। एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी गुड। अरे बेवकूफ, तेरे को बताया था ना कि कंडक्टर्स के इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इनफाइनाइट होते हैं, बताया था कि नहीं बताया था? और आयरन एक कंडक्टर है, बात खत्म। नहीं समझ में आई बात? हाँ सर। तो फिर तो इस केस में इसका फोर्स कितना लगेगा बेटा? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी फॉर आयरन इनफाइनाइट, तो इस केस में इसका फोर्स कितना लगेगा, जल्दी बोलो।
1 अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी होती है? अभी ये भी हमको पढ़ाना पड़ेगा यार। 1 अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी होती है? 0 0। और 0 मल्टीप्लाइड बाई कुछ भी 0 0। इनके बीच में कोई फोर्स नहीं लगेगा इस केस में। अब समझ में आई बात कि नहीं? हेलो, हाँ सर। जल्दी नोट करो, नोट कर लेना तो बताना। नोट कर लिया बेटा? हाँ सर। चल आगे बढ़ते हैं। अब क्या पढ़ने जाए हम लोग बेटा? ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। तो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मटेरियल, तो F इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन R स्क्वायर। फॉर अ मीडियम लगा देते हैं, फॉर अ गिवन मीडियम। तो एप्सिलॉन M इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन F डॉट 4 डॉट पाई